हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपकी पाचन तंत्र की तीसरी क्लास, जो आपके पाचन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम क्लास होगा, जिसमें हम पूरी तरीके से पाचन को समाप्त करेंगे। और जिस बच्चे ने पहली और दूसरी क्लास नहीं ली है, तो कृपया करके दूसरी और पहली क्लास जरूर ले लें, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तभी अंत करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, याद रखना कि लोगों के कहने से नहीं, अपने मन से क्लास लेना, क्योंकि जो चीजें आपको पहले से भी याद हैं, बहुत से लोग इस क्लास को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता भी होती है कुछ चीजें, लेकिन आप अगर क्लास को खाली सुन भी लेंगे तब भी आपको बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी। मेरी एक एक वर्ड पर, एक एक बात पर ध्यान से सोचना और सुनना। तो आइए, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने कहाँ तक क्लास को छोड़ा था? आमाशय मतलब पेट तक हमने कंप्लीट कर दिया था, कि हमने पेट में क्या क्या की चीजें आपको पढ़ाई थी। माउथ से शुरू हुआ था पाचन, और शुरुआत होकर के आमाशय पर हमने दूसरी क्लास को समाप्त कर दिया था। अब जो है, आमाशय के बाद हमने बताया था कि अग्नाशय और पित्त का भी हमारे पाचन में बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि अग्नाशय एक ग्रंथि है। हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। अग्नाशय, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। आपको हमने पहले भी बताया था कि जीव विज्ञान को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया कि अग्नाशय, इसको हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं, और यह एक ऐसी ग्रंथि है। देखिए, आपको पहली क्लास में हमने बताया था कि भोजन जो होता है, भोजन शरीर के अंदर किस तरीके से क्या क्या क्रियाएं करता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि अग्नाशय जो पैनक्रियाज, ये एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, और इसको हम पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर, हमने पहली क्लास में जो आपको बताया था कि माउथ में स्टार्च पचता है, पेट में प्रोटीन, लेकिन इसमें पूर्ण पाचक रस मतलब सब तीन की तीनों चीजें इसी में पचेंगी। एक तो कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट आपको अलग से हम क्लास डालेंगे, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को समझ सकते हो किस तरीके से क्या होता है। स्टार्च भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन, तीनों का एक साथ ही पाचन हो जाता है, वो है पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसीलिए इसको हम पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। और याद रखना, ये एक एंजाइम, इसमें से एंजाइम रिलीज होते हैं, और एंजाइम रिलीज होने का मतलब है इसमें तीन प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। देखिए, आपको याद रखना कि अग्नाशय के अंदर LAT, ये ट्रिक है। LAT का मतलब है L फॉर लाइपेज, और लाइपेज किसको पचाता है? तो आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है, आप नोट भी करते चलना। लाइपेज बसा या लिपिड का पाचन करता है। लिपिड मतलब लिवलीवा, देखो ये लिवलीवा, लिवलीवा का मतलब जैसे आप तेल की चीजें जितनी भी हैं, लिपिड उसी को बोलते हैं। तो तेल की चीजें जो भी हम खाते हैं, बसा वगैरह, वो सब चीजों का पाचन कौन करेगा? लाइपेज, ये एक एंजाइम है। उसके बाद आता है या मंड का पाचन करता है। एमाइलेज के द्वारा ही स्टार्च या मंड या चकोर, चौकोर जिसको बोलते हैं, गेहूं के ऊपर वाला चिकन जो चोकर बोला जाता है, वो भी इसी के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा ही यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया था कि पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन हुआ था, और प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है जो बहुत देरी से पाचन होता है। देखिए, ये ट्राइप्सिन जो एक एंजाइम है, और ये प्रोटीन का पाचन करके, याद करो हमने पेट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया था, प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया था। यहाँ पर ये प्रोटीन जो है, ये पेप्टाइड के रूप में, ये देखो पेप्टाइड हमने लिख दिया है, पेप्टाइड के रूप में ये बदल जाएगा। तो प्रोटीन को ट्राइप्सिन क्या करेगा? पेप्टाइड के रूप में बदल देगा। ये अभी पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर हो जाता है, लेकिन अभी ये जो प्रोटीन है, अभी ये छोटी आंत में भी पचेगा जाकर के। तो आप इतनी चीज समझ गए। इसके अंदर आपको याद रखना है कि देखिए, अब ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय के अंदर और क्या पाया जाता है? तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद जो भोजन है वो अग्नाशय के बाद तीसरे लेयर में पहुंच जाएगा। यानी कि ये छोटी आंत जो आपको ये धारी नुमा दिख रही है, ये छोटी आंत के अंदर भोजन पहुंचेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल मीन्स छोटी, और इंटेस्टाइन मीन्स आंत। तो ये छोटी आंत जो होती है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर बवाल हो जाता है इस बात का, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं कि इंटेस्टाइन जो स्मॉल छोटी आंत है, ये भोजन को खट्टा नहीं चाहती है,
और याद करिए जब यहाँ से भोजन प्रोवाइड हुआ था तो यहाँ पर जो भोजन प्रवेश हुआ था वो HCl मतलब अम्लीय भोजन था, लेकिन भोजन को अम्लीय होने के कारण जो छोटी आंत है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसके कारण ये क्षारीय भोजन प्राप्त करना चाहती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्षारीय भोजन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आता है इसको क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर क्या करेगा, यहाँ पर छोटी आंत को क्षारीय भोजन के लिए एक पित्त का निर्माण करेगा। हमने लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप सब चीजें देख सकते हो। और यहाँ पर जो छोटी आंत है, छोटी आंत को कैसा भोजन चाहिए, क्षारीय चाहिए, बेस वाला भोजन चाहिए। ये क्षारीय भोजन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्षारीय भोजन ही ग्रहण करेगा, अम्लीय भोजन नहीं लेगा। तो इसके लिए लीवर, जो हमारे शरीर की मैकेनिज्म भी बोला जाता है, तो जो लीवर है ये पित्त का निर्माण करेगा हमारे शरीर के अंदर। ये देखो हमने बनाया हुआ है, तो पित्त को इंग्लिश में हम बोलते हैं गॉल। गाल का निर्माण कौन करेगा, लीवर। लेकिन क्या लीवर उसके लिए वर्क करेगा, नहीं। सिर्फ लीवर पित्त का निर्माण करके पित्ताशय थैली के अंदर रख देता है, जिसको हम गॉल ब्लेडर भी बोलते हैं। और ये इसी पित्ताशय के अंदर आपने सुना होगा पथरी वगैरह हो जाती है, तो ये पित्ताशय को निकाल करके फेंक दिया जाता है। इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पित्त तो लीवर बनाता है ना। पित्ताशय हटा भी दिया जाएगा तो पित्त तब भी बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव में गड़बड़ होने लगता है। उसके बाद पित्त का पीएच कई बार एग्जाम में कक्षा 10, 11, 12 में खूब ये ज्यादा पूछा जाता है कि इसका पीएच कितना होता है, तो ये 8 होता है। आप जानते हो पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर बताया जाता है कि 7 से ऊपर होने पर जो भी पीएच होगा वो मतलब क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए पित्त जैसे ही पहुंचेगा भोजन हो जाएगा कैसा, क्षार हो जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान ही 8 है। अब याद रखना ये वसा को भी पचाता है। पूछा गया है प्रश्न कि ऐसा कौन सा मतलब पार्ट है जो वसा को भी पचाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये वसा को भी पचाता है कौन, पित्ताशय। और इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। आप ये लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। और इसको पित्त के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन पाचक का कार्य तब भी करता है। पूछा गया है प्रश्न कि ऐसा कौन सा पदार्थ जो पाचक का तो कार्य करता है लेकिन एंजाइम नहीं, तो वो है पित्त। ये भी याद रखना है। और सबसे मेन 2 पॉइंट है, दोनों ही याद रखने कि पित्त के अंदर से उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, जो छोटी आंत के अंदर पाया जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के अंदर जो हार्मोन जो उत्तेजित करेगा कि बताओ किस तरीके से पित्त रिलीज होगा। भाई पित्त डायरेक्ट नहीं आता है, इसको रिलीज करने के लिए एक हार्मोन होता है। कई बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है इस हार्मोन के बारे में, तो याद रखना इसे उत्तेजित करने वाला जो छोटी आंत से निकलता है उसको बोलते हैं कोलियोसिस्टोकाइनिन। आपको ये नोट डाउन करना है कि कोलियोसिस्टोकाइनिन छोटी आंत से रिलीज होगा, बट ये क्या करेगा, ये पित्त को उत्तेजित करेगा निकालने के लिए, जिससे भोजन कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर अग्नाशय, भाई अग्नाशय भी तो रस पाचक रस छोड़ता है, तो अग्नाशय से एक सीक्रेटिन हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है, और ये LAT एंजाइम्स को प्रोवाइड कराता है। पाचक एंजाइम डायरेक्ट नहीं निकलते, उनको उत्तेजित करने के लिए सीक्रेटिन हार्मोन, जबकि पित्त को निकालने के लिए कोलियोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। दोनों ही आपको हार्मोन याद रखने। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से इसके बाद जो छोटी आंत है इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट आपको याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ड्यूडेनम में कोई भी पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही 3 एंजाइम का पाचन होता है, और यही इसके अंदर पाचन नहीं होता है, मतलब एंजाइम ऐसे जो रिलीज करने वाले जैसे कोलियोसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन हार्मोन इसी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा जेजुनम। जेजुनम में भोजन को सिर्फ फैला दिया जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो भी बढ़िया बढ़िया मतलब पावर्स वगैरह हैं, जो अच्छा मतलब अच्छी चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। और ड्यूडेनम जेजुनम तीसरा पार्ट है इलियम। इलियम थोड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होता है। देखिए छोटी आंत में ही हमारा पाचन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर प्रोटीन भी पूर्ण रूप से पचेगा, पाचक रस भी इसी में आएगा। तो कई लोग कह देते हैं गांव देहात में कि हमारा शरीर के अंदर पचोनी होता है। पचोनी इसी को बोलते हैं, छोटी आंत को, इसी में पूर्ण रूप से पाचन होता है, इसीलिए इसको पचोनी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है इलियम। इलियम से प्रश्न बनते हैं, बट एग्जामों में भी बनते हैं कि इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होता है, और इसमें इरेप्सिन
एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। देखिए प्रोटीन पचा था पाचन पेट के अंदर भी, उसके बाद ये छोटी आंत के अंदर भी, उसके बाद छोटी आंत के अंतिम भाग में भी प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ा गया है। मतलब अब पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन हो गया, इसीलिए इसे जटिल पदार्थ में बोला था। तो आपको याद रखना है कि इलियम के अंदर इरेप्सिन, इलियम में और भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हो गया माल्टोज को माल्टेज को माल्टोज में बदल देता है, सुक्रेज को सुक्रोज में बदल देता है, ग्लेक्टोज को ग्लेक्टोज में, ग्लेक्टेज को ग्लेक्टोज में बदल देता है। आपको ये भी याद रखना है। वैसे आपको ज्यादातर ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि छोटी आंत में एंजाइम जो निकलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी के अंदर कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक बिलाई टाइप के पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं, आपको एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिनको हम बिलाई बोलते हैं, और बिलाई क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। पाचन हो गया कंप्लीट। लेकिन अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, बड़ी आंत को रासायनिक भाषा में हम कोलोन बोलते हैं। पहले पॉइंट याद रखना, ये कोलोन साइंस की भाषा है, इसको हम रासायनिक भाषा में कोलोन बोलते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये कोलोन या इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, ये 3 भाग में डिवाइड है। एक सीकम जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से बड़ी आंत का अटैच ही क्या बोला जाता है, सीकम बोलते हैं। सीकम के जस्ट पड़ोस में पाया जाता है अपेंडिस। देखिए अपेंडिस एक अवशेषी अंग हो चुका है। पहले ये मतलब घास फूस खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। पहले हम लोग भी घास वगैरह खाते थे जिसके कारण ये पाचन करता था पहले, लेकिन जब से हम लोगों ने इन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया, आप खाना वगैरह ऐसी चीजें खाने लगे जिसके कारण ये अवशेषी अंग हो गया। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दर्द करता है तो डॉक्टर इसको काट के फेंक देता है, क्योंकि ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम है नहीं। दूसरी चीज सीकम, और जो बड़ी आंत है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक तो सीकम हो गया, रेक्टम और एनस। आपको तीनों भाग याद रखने। रेक्टम में वो भोजन रहता है जिसे हम बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर काइल वाला भोजन, मतलब अनपचा भोजन आकर के यहीं पर एकत्रित हो जाता है। आपने सुना, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि शुरुआत में जब हमने भोजन ग्रहण किया उसे हमने बोला बोलस, प्रश्न याद रखना। उसके बाद जो पेट में गया तो हो गया काइल, जब आगे बढ़ा तो उसे ही बोले काइल। तो काइल जो भोजन होता है ये अनपचा भोजन होता है। अगर ये यहाँ पर रुक गया, ज्यादा देर के लिए रुक गया, ये साफ नहीं हुआ, तो यहीं पर एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बवासीर बोलते हैं, और ये बाद में डॉक्टर इसको काट के बाहर कर देता है, ठीक है। तो आप ये भी बात याद रखने वाली है। दूसरी चीज है कि यही जो कोलोन यानी कि बड़ी आंत है, ये 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया है अलग से। एक तो बोलते हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है असेंडिंग कोलोन, खड़ा हुआ भाग। मेरी बातों को भी लिख सकते हो आप कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको नोट भी करना है। खड़ा हुआ भाग को हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, और जो लेटा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और जो फिर से खड़ा हुआ भाग है उसे हम डिसेंडिंग कोलोन, और जो ये साइड से आया हुआ है इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। आपको 4 के चारों याद रखने, हिंदी में भी आपको आप याद कर सकते हो। उसके बाद आपको कोलोन याद रखना है। बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, तो बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ पानी का पाचन या अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आपको याद रखना है बड़ी आंत, इसीलिए आपने सुना होगा कि जिसको भी डायरिया हो जाता है तो उसकी बड़ी आंत ही गड़बड़ हो जाती है, जिसके चक्कर में उसका पानी जो होता है, इसीलिए उसकी बोतल वगैरह चढ़ाई जाती है, पानी कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि बड़ी आंत में भोजन का नहीं, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एनस है, एनस से जो खराब भोजन है, जो अनपचा भोजन है, उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन बात आती है कि जो लीवर है, लीवर एक पदार्थ बनाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन ये अपचित भोजन को पीला कर देता है। लेट्रिन को पीला करने का काम इसी का काम है, ठीक है। आपको याद रखना है ये निर्माण कौन करता है, लीवर। बिलिरुबिन का निर्माण लीवर करता है और ये लेट्रिन को पीला करने में मदद करता है। आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए ये तो सब चीजें होंगी पाचन की, पाचन पूरी तरीके से हो गया। अब इसमें हमने जो भी चीजें आपको लिखी थी वो आप नोट डाउन करना। सबसे बड़ी बात है
कि हम क्या, किस चीज को हम क्या बोलते हैं। विज्ञान अलग है ना। तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम बोलते हैं इंजेशन। जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन। जब हम उसका बीच में जब जाएगा तो उसका होगा डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद जब वो छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसे एक दूसरे से खींच लेंगे। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, मतलब हमारे शरीर में जब वो उसका ऊर्जा पहुंच जाती है, ताकत आ जाती है एकदम, तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जब इसको बाहर कर देते हैं, जो मलमूत्र है उसको इसको बोलते हैं डेफिएक्शन। ठीक है, डेफिएशन या मतलब डेफिएक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना कि सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिएशन, डेफिएक्शन। तो आपको ये सब चीजें भी याद रखना है। और एक स्क्रीनशॉट चाहे ले लो या आप अपने हाथों से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा पाचन तंत्र हमने आपके सामने समाप्त कर दिया। और जो अगली क्लास आएगी या तो आप बताना, उसके ऊपर हम क्लास लेकर के जरूर आएंगे। जीव विज्ञान कक्षा 10 की अपर क्लास में भी बहुत जरूरत पड़ती है, छोटे क्लासों में भी। और अगर आपको कोई टॉपिक जैसे ब्लड हो गया, उसके बाद श्वसन है, रेस्पिरेशन है, किस तरीके से होता है, आप जिस पर बताना, आपके कमेंट्स देख करके हम जरूर उस पर क्लास लाएंगे। लेकिन एक बात जरूर बताना, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, और जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। क्योंकि आप जब कुछ लिखते हो तो थोड़ा और ढांढस बंध जाता है कि हम अगली क्लास इससे भी बेहतरीन करेंगे और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। कक्षा 10 के एग्जाम भी पास हैं, 11-12 के भी पास हैं, तो आप जरूर क्लास लीजिए। और जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं, वो भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न आगे बनते हैं। क्योंकि हम उन चीजों पर ही ध्यान देते हैं जो चीजें एग्जाम में आ जाती हैं, हम उन पर कम ध्यान देते हैं जो चीजें नहीं आती। तो विश्वास करिए, बिलीव करिए मुझ पर, मैं आपका साथी आपके लिए जरूर क्लास बनाऊंगा और अच्छी क्लास लाऊंगा। लेकिन लाइक, कमेंट और लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लोगों को शेयर करने से लोगों तक बातें भी पहुंचती हैं और उन्हें पाचन तंत्र कैसा क्या है इस चीज के भी बारे में नॉलेज हो जाती है। और जहां पर त्रुटि रही हो वो जरूर कमेंट में लिखें। एक बच्चे ने पिछली बार लिखा भी था कि कोई भी मिस्टेक, नो मिस्टेक, क्लास अच्छी थी, तो लिखा था, थोड़ा अच्छा लगा। वैसे ही आप लोग भी जरूर लिखें और लोगों को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपना ख्याल रखें और किसी की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जंग अकेले ही जीती जाती है। लोग तो खाली सहारा बन करके आते हैं और चले जाते हैं। आपका साथ जब तक रहेगा, यूट्यूब पर हलचल तब तक रहेगा। जय हिंद, जय